डेट में अगर एक साल में मुझे कोई कहे कि मुझे आकलन करना है, एनालिसिस करना है एक साल में, तो मुझे लगता है कि मैनी फोल्ड लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो बड़ी है। एक साल में ना तो किसी को गैस सिलेंडर मिले, ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिली, ना राशन बढ़ पाया, ना लोगों को रोज़गार मिल पाया, ना लोगों का ऑनर एंड डिग्निटी रिस्टोर हो पाया। उमर साहब एक बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं और उनको भी इस बात के बारे में पूरी इल्मियत थी कि जो चुनाव वो लड़ रहे हैं वो चुनाव जो है वो यूनियन टेरिटरी में है और यूनियन टेरिटरी की पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर है। उमर साहब की सरकार जो है स्टेटहुड का बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के उसके पीछे छुपना चाहती है। जब भी उनसे पानी मांगो वो स्टेटहुड की बात करते हैं, बिजली मांगो स्टेटहुड की बात करते हैं, डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन की बात करो तो स्टेटहुड की बात करते हैं। यहाँ मुझे बताइए, जब आप स्कूल टीचर देना है तो उसके लिए क्या स्टेट चाहिए? आपको पैरामेडिकल स्टाफ देना है उसके लिए क्या स्टेट चाहिए? आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में एकेडमिक अरेंजमेंट पे रजौरी मेडिकल कॉलेज है, एक साल से एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे पोस्टें खाली पड़ी हैं, आप वहाँ एकेडमिक अरेंजमेंट पे टीचर नहीं लगाते हो, उसके लिए क्या स्टेट चाहिए? जब आपको अपने एमएलएज के लिए लग्जरीज गाड़ियाँ खरीदनी थी तब आपके पास कुछ नहीं, कोई किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे थे। जब आपको अपने एमएलएज का सीडीएफ 4 करोड़ करना था तब आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे। जब आपको अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदनी थी तब आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे। आपकी नीयत में खोट है, आप करना नहीं चाहते और आप सारा का सारा दोष जो है वो राजभवन पे ठोसना चाहते हो, जबकि आपके पास आपके पावर्स, एनफ पावर्स जो हैं वो आपके पास हैं। आज के दिन में जो जनता आपसे नाराज है, डिसअपॉइंटेड है, नाउमीद है, वो इसी वजह से है कि आपने लोगों के साथ धोखा किया है, खिलवाड़ किया है और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस के अलायंस का बेनिफिट उठाया। मैं ये विद अथॉरिटी कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिनिमम 10 से 12 सीट्स का फायदा मिला कांग्रेस के साथ इलेक्शन में अलायंस करके। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए आज का दिन एक अहम दिन है। आज 16 अक्टूबर है और आज से एक साल पहले इसी दिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने थे और जिन वायदों को लेकर एक मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर में मिला था और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अब ब्रोकन प्रोमिसेस उन मैंडेट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करती नजर आई है। और इसके साथ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गलियारों में गर्माहट, राज्यसभा इलेक्शंस और 2 विधानसभा के बाई इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनहित मुद्दों को उठा रही है और खासकर जो इलेक्शंस हैं उनको लेकर अपनी तैयारियां करके बैठी हैं और जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जो सरगर्मी है किस ओर इशारा कर रही हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, फॉर्मर मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चौधरी जुल्फकार। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो साहब, सबसे पहले एक साल आज उमर सरकार का पूरा हो चुका है और जिन पोल प्रोमिसेस को लेकर जो उनके मैनिफेस्टो में थे, आज लोग कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सितंबर अक्टूबर में पिछले साल इलेक्शन हुए और आज 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक सरकार बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक काफ़ी डिसिसिवली मैंडेट मिला। हालांकि बहुत सारे नामवर चेहरे जो थे वो इलेक्शन हार गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस ने लोगों के साथ प्रोमिसेस किए, वादे किए, अपना मैनिफेस्टो दिया, 12 गैस सिलेंडर फ्री देने का वादा किया, फ्रीबीज बहुत सारे बांटने की बातें की, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात की, लोगों के पेंशन बढ़ाने की बात की, 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने की बात की और सबसे बड़ी बात उन्होंने लोगों को ये कहा कि हम आपका ऑनर, डिग्निटी को रिस्टोर करेंगे। आपका ऑनर, आपकी डिग्निटी जो है वो एरोड हुई है, उसका एरोजन हुआ है, हम उस ऑनर एंड डिग्निटी को रिस्टोर करेंगे। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक साल में हमने आज तक ये मुद्दे नहीं उठाए, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोगों को जिन मुद्दों पे लोगों के बीच में जाते हो चुनाव में, आप उन मुद्दों को लेके आज लोगों के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए।
5 साल का कार्यकाल है सरकार का और 1 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया है। लास्ट ईयर इलेक्शन ईयर है। अब इनने प्रैक्टिकल वे उनके पास सिर्फ 3 साल है। 3 साल में 1 साल में ना तो किसी को गैस सिलेंडर मिले, ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिली, ना राशन बढ़ पाया, ना लोगों को रोज़गार मिल पाया, ना लोगों का ऑनर एंड डिग्निटी रिस्टोर हो पाया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की इस पिछले पीरियड में, जब से उमर साहब ने सरकार संभाली है, तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो लगी कि इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। वो हैं किधर हैं, वो चाहते क्या हैं, वो किस तरफ हैं। जब इलेक्शन की तकरीरें हम उनकी सुनते हैं तो उनकी तकरीरें बहुत हार्श हुआ करती थी। मरकज़ को टारगेट बनाने की बहुत बात की जाती थी, बीजेपी को बड़ा टारगेट करने की बातें की जाती थी। लेकिन चलते चलते चुनाव होता गया और मुझे लगता है लोगों के साथ धोखा हुआ है, खिलवाड़ हुआ है। लोगों के साथ कोई वादे पूरे नहीं किए इन्होंने, और लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाय डे मल्टीप्लाई हुई हैं। और पिछले साल से आज की डेट में अगर 1 साल में मुझे कोई कहे कि मुझे आकलन करना है, एनालिसिस करना है 1 साल में, तो मुझे लगता है कि मैनी फोल्ड लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो बड़ी है। अच्छा, जब लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके नेताओं, खासकर जो उनकी काबीना के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो लगातार वोकल होकर ही बोलते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, फाइलें एलजी ऑफिस में दबी हुई हैं, बीजेपी के इशारे पर काम रोके जा रहे हैं। जबकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक केंद्र शासित प्रदेश में एलजी महोदय के पास होम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और बाकी डिपार्टमेंट्स तो उमर अब्दुल्ला उनकी काबीना के पास हैं। ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं कि उमर साहब की सरकार जो है, स्टेटहुड का बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के उसके पीछे छुपना चाहती है। आज लोगों को जवाब देने के बजाय जो लोगों के मसाइल का सलूशन का बात उनको करनी चाहिए थी, क्या डिलीवर किया उन्होंने, उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। उसके बरक्स जब भी उनसे पानी मांगो वो स्टेटहुड की बात करते हैं, बिजली मांगो स्टेटहुड की बात करते हैं, डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन की बात करो तो स्टेटहुड की बात करते हैं। आप मतलब रूटीन के, आप म्यूनसिपैलिटी के कामों की बात करो तो वो स्टेटहुड की बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं कि जब चुनाव हुआ 2024 का, तो चुनाव यूनियन टेरिटरी में हुआ, और उमर साहब एक बड़े तजर्बाकार सियासतदान हैं और उनको भी इस बात के बारे में पूरी इल्मियत थी कि जो चुनाव वो लड़ रहे हैं वो चुनाव जो है वो यूनियन टेरिटरी में है, और यूनियन टेरिटरी की पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, उनके 2020 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उनके सामने था, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पावर्स ऑलरेडी स्टैंड डिफाइंड है कि कौन से विषय हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे उपराज्यपाल महोदय को निर्णय लेने हैं, और कौन से जो हैं सब्जेक्ट्स जिन पे यूटी गवर्नमेंट को काम करना है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक्सेप्ट विशेषकर होम, लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दैट टू ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन 3 विषयों को लेके छोड़ के कोई भी विषय ऐसा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो सब्जेक्ट्स यूटी के पास ना हो। अब दिल्ली में हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में स्कूल भी चले, दिल्ली में हॉस्पिटल भी चले, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स भी चली। यहाँ मुझे बताइए, जब आप स्कूल टीचर देना है तो उसके लिए क्या स्टेट चाहिए? आपको पैरामेडिकल स्टाफ देना है उसके लिए क्या स्टेट चाहिए? आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में एकेडमिक अरेंजमेंट पे रजौरी मेडिकल कॉलेज है, 1 साल से एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे पोस्टें खाली पड़ी हैं, आप वहाँ एकेडमिक अरेंजमेंट पे टीचर नहीं लगाते हो, उसके लिए क्या स्टेट चाहिए? जब आपको कुछ करना है तब आपको स्टेटहुड की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अपने एमएलएज के लिए लग्जरीज गाड़ियाँ खरीदनी थी तब आपके पास कुछ नहीं, किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे थे। जब आपको अपने एमएलएज का सीडीएफ 4 करोड़ करना था तब आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे। जब आपको अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदनी थी तब आपके हाथ किसी ने नहीं बांधे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आपकी नीयत में खोट है, आप करना नहीं चाहते, और आप सारा का सारा दोष जो है वो राजभवन पे ठोसना चाहते हो, जबकि आपके पास आपके पावर्स, एनफ पावर्स जो हैं वो आपके पास हैं।
और अगर आप उन पावर्स को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है आज के दिन में जो जनता आपसे नाराज है, डिसअपॉइंटेड है, ना उम्मीद है, वो इसी वजह से है कि आपने लोगों के साथ धोखा किया है, खिलवाड़ किया है और लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं ही नहीं कहता, उनकी अपनी पार्टी के एक बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता है आगारुल्लाह मेहदी, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। मुझे ज़्यादा तो उनका कुछ नहीं, लेकिन जो मैंने उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उन स्टेटमेंट से तो लगता है कि उनकी पार्टी के अपने लोग भी, जो एनसी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग भी हैं, वो भी गवर्नमेंट का फेलियर और इनकी जो इनकंसिस्टेंट अप्रोच है टूवर्ड सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, उसमें मुझे लगता है कि दे आर डिट्रैक्टेड फ्रॉम द बेसिक अप्रोच ऑफ देयर पार्टी, देयर आइडियोलॉजी एंड देयर अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक इंपॉर्टेंट चीज इन सब के बीच पिछले एक साल से जम्मू कश्मीर का युवा आक्रोशित नजर आ रहा है, हताश नजर आ रहा है, निराश नजर आ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसकी अगुवाई खुद एमपी आगा सईद मेहदी रऊल्ला ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर युवाओं के साथ की थी। उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन, 3 महीने की उसकी अंदर से रिपोर्ट देनी थी और तीसरे महीने के आखिरी दिन वो रिपोर्ट सबमिट की गई। कैबिनेट में उस पर बात की गई और उसको फिर लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया। अभी तक वो पड़ी हुई वहाँ पर ही है और कहीं ना कहीं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उमर अब्दुल्ला अभी तक क्लियर नहीं है। युवा भी कहीं ना कहीं हताश नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मैनीफोल्ड बढ़ रही है, बेरोजगारी आसमान को छू रही है। आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट को देखेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट नहीं है। आपको ऑफिसर्स मिलेंगे पुलिस में, लेकिन कांस्टेबल दिखाई नहीं देता। आप स्कूल्स में चले जाओ तो पिछले 12 साल से कोई रिक्रूटमेंट टीचर्स की नहीं है। आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ तो कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं है। दफ्तरों की जो कैडर स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करने के बाद भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। ये तो एक अनएम्प्लॉयमेंट इशू था और जो उमर सरकार को एक अपनी पहली प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करना चाहिए था। बेसिकली अब आने वाला जो ये डेकेड है, या आने वाला कुछ समय जो है, वो ये जेनजी जो है, जो जनरेशन ये है जेनजी, इस जेनजी जनरेशन के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर रूलर्स अपने आप को आज की डेट में अमेंड नहीं करेंगे तो दे विल फेस द सेम सर्कमस्टांसेस। बच्चों का एंगर जो है वो जेन्युइन है और वो एंगर जो है वो बहुत हद तक मुझे लगता है कि इसको लोग इस पे हैं, क्या कहूँ मैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट्स में है, उनको उनका एंगर फेस करना पड़ेगा। रही बात दूसरी, एक तो कंक्रीट पॉलिसी रिक्रूटमेंट को लेके चाहिए। आप गवर्नमेंट में कितने रिक्रूटमेंट दे पाते हो, नहीं दे पाते हो, दैट्स ए वन इशू। उसमें आपको अपनी वजह पॉलिसी होनी चाहिए। आपका एजुकेशन निज़ाम वैसा ही डिज़ाइन होना चाहिए कि बच्चा अगर यहाँ डिग्री हासिल कर रहा है तो डिग्री हासिल करने के बाद व्हाट विल बी हिज फिट। आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ कितना जा रहे हो। हमारे पास तो यहाँ प्लम्बर भी तो बिहार से आ रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिशियन भी यहाँ उड़ीसा से आता है, तो हमें स्किल की तरफ कितना जा रहे हैं। वन सेकंड, जो रिजर्वेशन की बात है, देखिए रिजर्वेशन के बारे में मेरा बड़ा स्पष्ट व्यू है कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए, वेदर दे आर फॉर रिजर्वेशन और दे आर अगेंस्ट। आई थिंक एक जो उमर साहब की सरकार है, इट्स इन बिटवीन, नीदर दे आर अगेंस्ट रिजर्वेशन नॉर दे आर अगेंस्ट दिस ओपन कैटेगरी, वो बीच में है। उनको अपने पोजीशन को स्पष्ट करना चाहिए और जिसका हक जो है उसको वो मिलना चाहिए। देखिए रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन जो समाजी तौर पे पसमानदा तबका जात हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहने वाले लोग हैं, विकलांग हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, इट्स मैटर ऑफ राइट्स एंड आई कैन से विद अथॉरिटी दैट रिजर्वेशन इज नॉट एट ऑल ए चैरिटी एंड एनीबॉडी हु फील्स दैट इट्स ए चैरिटी, वो उसकी गलत फहमी होगी। लेकिन कन्फ्यूजन है। इलेक्शन में इन्होंने कहा हम रिजर्वेशन को रिड्यूस करेंगे, इलेक्शन के बाद इन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई, इन्होंने ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी धोखा दिया। उनके साथ क्लियर कट पोजीशन बनानी चाहिए थी कि भाई प्रोपोर्शनेटली आपको इतना मिल सकता है, रिजर्व कैटेगरी को इतना मिल सकता है।
और लोगों में जब कन्फ्यूजन आप क्रिएट करोगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो फिर जेनजी नेपाल जैसा रिजल्ट सामने आता है। एक महत्वपूर्ण चीज़, राज्यसभा की सीटों को लेकर 24 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया है। ऐसे में जो एक प्री पोल अलायंस जहाँ पर देखने को मिला था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, लग रहा है कि वो भी एक डेड एंड तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस को सेफ सीट नहीं दी गई। क्या कहेंगे? देखिए, द हिस्ट्री ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज के इन्होंने धोखा किया है। दे रिमेन लॉयल टू नन from very beginning, from inception of the state, from the independence till date. Their stand always remain diluted either here or there, but कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि इन्होंने कांग्रेस के बलबूते पे इलेक्शन लड़ा। इन्होंने इंडिया अलायंस का हिस्सा बन के अपने आप को एक सेकुलर फेस समझ हुआ। देखिए, मेरा एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आता हूँ, और कांग्रेस के साथ अलायंस का मतलब जो था, जो लोगों को लगा कि वन साइड इज राइट विंग एंड अनदर साइड इज द सेकुलर फोर्सेस, इन्होंने कांग्रेस के अलायंस का बेनिफिट उठाया। मैं ये विद अथॉरिटी कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिनिमम 10 से 12 सीट्स का फायदा मिला कांग्रेस के साथ इलेक्शन में अलायंस करके, और कांग्रेस चाहे सीटें जो लूज की वो कांग्रेस ने बिकॉज ऑफ द एनसीज अलायंस। अदरवाइज इफ एनसी वुड नॉट हैव बीन अलायंस पार्टनर विद द कांग्रेस इन द प्रीवियस इलेक्शन, our tally might have not reached to 29 in जम्मू। तो जो हुआ, जो उमर साहब के अटरेंसेस रहे, उसने जम्मू में एंटी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कंसोलिडेशन थी वो कंसोलिडेट किया, और उसका रिजल्ट कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और जब देने की बारी आई, सरकार में उनको नुमाइंदगी नहीं मिली। जब गवर्नमेंट बनी, आप इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हो तो हकदार तो वो भी आपके सरकार का हिस्सा बनने के थे। आपने उनको धोखा दिया, आपने उनको सरकार में शामिल नहीं किया। आज राज्यसभा की एक सीट, हाउ फॉर इट मैटर्स फॉर ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी टू हैव 3 or 4 member parliaments, they make no sense that, but for a national political party even 1 member matters a lot। अगर उन्होंने इनसे एक सीट मांगी और वो भी उन्होंने अनसेफ सीट ऑफर की कांग्रेस को, वेयर देर इज नो चांस ऑफ विनिंग, कोई प्रोस्पेक्ट अर्थमेटिक नहीं बताता है कि जहाँ पे 4th सीट जो है वो अलायंस जीतता, उन्होंने 4th सीट ऑफर की। आई थिंक इट वाज एक मजाक जो है वो कांग्रेस के साथ किया गया। कांग्रेस को भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि वाई दे आर कैरिंग दिस एंटी इनकम्बेंसी बैगेज ऑन देयर शोल्डर एंड हाउ लॉन्ग दे विल कैरी इट। इसी ज़रूरत में सज्जाद नॉन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन ने एक आरोप भी लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कहीं ना कहीं भाजपा को भी लपेटे में लेने का प्रयास किया कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से पहले जब दिल्ली गए थे 370, उसके बाद हटा, अभी मैराथन के बहाने दिल्ली गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ट्यून पे ही इज प्लेइंग, और यही कारण है कि 34 सीट राज्यसभा की कांग्रेस को नहीं दी गई है। देखिए, अब सज्जाद साहब क्या कहते हैं, सज्जाद साहब बड़े लीडर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है वो यही है कि उमर साहब का स्टैंड जो इलेक्शन में टूवर्ड्स बीजेपी, इट्स लीडरशिप, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उनके अटरेंसेस रहे हैं, दे आर ऑन रिकॉर्ड। और उसके बाद के क्या उनके अटरेंसेस हैं, दैट शोज व्हाट ही इज। बट माय कंसर्न इज दैट कांग्रेस के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। बाई इलेक्शंस 2 विधानसभा की सीटों के लिए, बड़गाम और नगरोटा, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किस नज़र से देखती है? देखिए, आपको याद होगा कि जब 2024 के इलेक्शन हुए तो नगरोटा विधानसभा से हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, बहुत ब्रेव एंड बोल्ड लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी सबसे हाईएस्ट मार्जिन से वो यहाँ से जीते हैं, और आज उन्हीं की बेटी को यहाँ से टिकट दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और मुझे लगता है कि जो रूलिंग अलायंस के कई लोगों का आक्रोश है फॉर देयर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, उसको लेके मुझे लगता है कि नगरोटा इज़ ए सेफ सीट फॉर द बीजेपी। एज फार एज बडगाम सीट इज़ कंसर्न, आई कैन से, मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर है मुझसे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर एनसी आल्सो, क्योंकि उमर साहब पिछली बार उस सीट से जीते थे। दिस टाइम सिचुएशन इज़ डिफरेंट। Even the person who represented that constituency
for a number of times, she openly said that I'm not going to campaign for national conference. तो मुझे लगता है कि बडगाम की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को पास वापस आने का खतरा नजर लगता है। बिल्कुल, चलते चलते क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति पे आपकी अच्छी पकड़ है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि मतभेद अंदर से अंदर चलते हुए, सुलगते हुए नजर आ रहे हैं और कई जगह आगा साहब के वक्तव्य भी उसको हवा दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोगों के बीच में एक फीलिंग है, जो लोगों को लगता है कि अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं और एवरीडे एंगर जो है, लोगों को लगता है कि हमारे साथ झूठ बोला गया है और बात बात पे झूठ बोला गया है, उसके चलते हुए उनके आम लोग, उनका कैडर और विशेष करके उनके जो विधायक हैं, उनके बीच में बहुत एंगर जो है वो पनप रहा है, लावा बन रहा है। वो कब फटेगा? लेट अस होप फॉर द बेस्ट दैट nothing should happen like that, but situation is not so conducive for this government. The way they are working, since they are not working sincerely for the people of Jammu and Kashmir and for that particular purpose for which they have taken the mandate of the people, and that too very decisively, where the people with a very heavyweight political stature people lost the elections with the hope that National Conference is going to return us 370, they will give us 35 है, they will getting us the our honor and dignity restored। मुझे लगता है हर चीज़ पे और हर चीज़ पे इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और जिनको वो गालियाँ देते थे इलेक्शन में, immediately thereafter they offered the flowers and the shawls to them, and I think people lost their hope only on that very day when the gentleman went to Delhi and offered the expensive shawls and flowers to the leaders in Delhi। जो जब आपने अपने कीमती समय निकाला हमारे साथ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है उस पर अपने आप में इनसाइट्स दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।